Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैश में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा महामैराथन क्लास के अंतर्गत क्विक रिवीजन करा रहे हैं हम सारे सब्जेक्ट का। और ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आते हैं और वो कन्फ्यूजन में हमसे गलत हो जाते हैं। रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि रिवीजन अब 1 महीना टाइम बचा है, 1 महीना से कम टाइम बचा है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आप सफलता के नज़दीक जाएंगे। रिवीजन से इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होता है सफलता के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें जब क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग बहुत बार एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें वही गलत होते हैं जो हमें कभी कभी हम आते हुए गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम रिवीजन नहीं करते हैं और रिवीजन ना होने की वजह से वो क्वेश्चन की क्लियरिटी नहीं रहती है और हमसे गलत हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए हमारा हमेशा फोकस रहता है, हमेशा मोटिवेट इसी बात का करते हैं, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक किताब को 10 बार पढ़ना है, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है अगर आपको सक्सेस होना है तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ हमेशा पूछा जाता है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कृषि खनन से संबंधित क्षेत्र जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य खनन, ये सबको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें 1-2 ऑप्शन हटा देंगे, पूछे इसमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ये इकोनॉमिक्स के क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएंगे, केवल घुमा देंगे हल्का सा। इसलिए तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। बड़ी बातें तो हमें ज़रूरी ही हैं, लेकिन छोटी बातें भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि खनन से संबंधित, कृषि वानिकी हो गया, वानिकी मतलब वन जो क्षेत्र है, पशुपालन, मछली उत्पादन और खनन, ये सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में हम किसको रखते हैं? विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र जैसे भवन, कपड़ा, ब्रेड, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, इस सब को हम कहाँ रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए जलापूर्ति किस में है, कपड़ा किस में है, भवन किस में है, तो एक बार आपको लगेगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन नहीं, ये सब द्वितीय क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसी तरह से जो हमारा तीसरा सेक्टर है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें सेवा क्षेत्र शामिल है और उसमें सेवा कौन कौन सी सेवा, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण जो स्टोर करते हैं चीज़ों को, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, ये सब किस में आता है? तीसरे क्षेत्र में आता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी कीमत पर। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के सभी अनावश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या होता है, किससे होता है? उदारीकरण। हमने 1991 में उदारीकरण को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया। तो उदारीकरण का मतलब ही क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में अनावश्यक जो नियंत्रण होते हैं, जो विनियम होते हैं, उनसे मुक्त कर दिया जाए, जिससे व्यापार करने में आसानी हो, तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की ओर बढ़ाया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आज मजबूत हुई और आज हम क्रय शक्ति के आधार पर विश्व की तीसरी और जो है वैसे विश्व की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का होता है। ठीक है, समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो कहते भी हैं कि एक राज्य होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और संसाधन पर और उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार का नियंत्रण होता है। तो समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर यही पूंजीवादी व्यवस्था होता तो यहाँ पूंजीपतियों का भी योगदान सबसे ज़्यादा होता उत्पादन पर। तो हर व्यवस्था में अपना अपना योगदान है, इसीलिए हमें ऐसे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप। अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होता, इसे हम अहस्तक्षेप कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन आइए इसमें भी आया था कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं, शून्य आयात निर्यात। जब हम न तो आयात करें और न हम निर्यात करें तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है आपका ट्रस्टीशिप पर आधारित है, ठीक है। गांधी का ये विचार था कि हर चीज के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए और ट्रस्ट के माध्यम से सारा काम हो। इसी को हिंदी में कहते हैं न्यासिता का सिद्धांत। गांधी जी इसी सिद्धांत को फॉलो करते थे। तो ये बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आय और रोजगार का सिद्धांत अर्थव्यवस्था की किस शाखा का दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं आपका क्या, माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, बृहत या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किसे संबंधित है, तो इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जब हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं तो इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और ये भी 1991 में अपनाया गया था। मनमोहन सिंह इसके अग्रदूत माने जाते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, तो ये आपका समाजवादी पद्धति पर आधारित है। समाजवादी पद्धति पर ही योजना बना करके अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। और हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, समाजवादी भी था, पूंजीवादी भी था। इसलिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना, जब से देश आज़ाद हुआ 51 में हमने पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाया, तो हमारा देश समाजवादी भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट है अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है, मानवीय पूंजी माना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय जो है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, वहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है, इसका मतलब वो देश कमजोर है, उस देश शक्तिशाली नहीं है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास का पैमाना प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। इसको अच्छे से एकदम रट लेना, जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, इसलिए रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना हम आपसे बार बार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। इसमें इसका मतलब यह है कि एक होता है आर्थिक समृद्धि क्या है और एक होता है आपका आर्थिक विकास क्या है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो आर्थिक जो समृद्धि होता है ये मात्रात्मक परिवर्तन के साथ काम करता है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन के साथ काम करता है, ये बात याद रखना। और आर्थिक विकास बड़ा कॉन्सेप्ट है, आर्थिक समृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है इस बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमसे गलत ना होने पाए किसी भी कीमत पर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक कौन थे, डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति। जो हमारे यहाँ सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकार की कंपनियां जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, बैंकिंग क्षेत्र, इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। तो इसके जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति को हम कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, निवेश के स्तर पर। जितना निवेश होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तेजी से ऊपर की ओर ग्राफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो निवेश बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य क्या है, तो राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य होता है एक राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता से है। तो एक राष्ट्रीय विकास का मतलब यही होता है कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार जो लाया जाए, इसी को हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, हर साल जारी होता है और इसमें भारत की रैंक पूछी जाती है। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रतिपादक महबूब उल हक पाकिस्तान के मुख्य अर्थशास्त्री थे। उनके सहायक अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन थे, ये बात याद रखिएगा। इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके मानव विकास सूचकांक जारी किया था और आज भी ये सूचकांक
जो है दुनिया का अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सबसे बड़ा सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये केंद्र स्तर पर वित्त मंत्रालय के द्वारा और राज्य के स्तर पर वित्त विभाग के द्वारा जारी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारणों पर प्रभावित होता है। जो कोई भी वस्तु का उत्पादन हो, कोई सेवा का उत्पादन करना हो, तो उस पर 4 प्रमुख कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है लैंड, भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है उद्यमशीलता, साहस, जिसे हम कहते हैं साहस कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें अगर हैं तो आपका उत्पादन और सेवाओं को जो है ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब बेरोजगारी दर पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा, उदासीन रहेगा, कैसा रहेगा? तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब बेरोजगारी दर पर इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। नेक्स्ट है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997 में। 1997 में मानवीय गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने किया था मानव विकास सूचकांक। तो हमारे राज्य के स्तर पर भी मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित किया है? किसने? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो इन्होंने क्या परिभाषित किया? अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार से। अगर अधिकारिता और क्षमता का विकास कर दिया जाए तो कोई भी अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक विकास बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये इनका कहना था। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हाथ से बाहर हो जाते हैं, हम केवल रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था? 1949 में। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे, और ये किस वर्ष इन्होंने रिपोर्ट दिया था? 1949 में दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1867-68 में किया था। तो ये सन भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, और किसका आकलन किया है राष्ट्रीय आय का, ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अनुमान लगाया था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कब लगाया था वो तो ठीक है, किस पुस्तक में लगाया था ये भी क्वेश्चन बनेगा। और ये पुस्तक कब लिखा था उन्होंने? 1901 में लिखा था। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार जो है राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया था, अनुमान लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक। कभी कभी गुणांक भी पूछ देते हैं। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय असमानता को मापने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस पूरा रहता है। तो गिनी गुणांक जो है आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, आय की असमानता व गिनी गुणांक के मूल्य के बीच कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय की असमानता बढ़ेगी तो गिनी गुणांक भी बढ़ता चला जाएगा, तो इसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1948-49 में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BKRB राव भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे, ये बात याद रखना। और इन्होंने BKRB राव ने 1932 में भारत की राष्ट्रीय आय निकाली थी, इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक तरीके से निकालने वाले व्यक्ति हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय वितरण असमानता को। सारे वक्र भी पूछे जाते हैं। तो आय जो
लॉरेंज वक्र है, यह आय वितरण असमानता को दर्शाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित करने पे क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है, ये बात याद रखना। और जीडीपी में ये भी याद रखना कि जो देश की सीमा के अंदर काम करते हैं उन्हीं की वस्तुओं के अंतिम मूल्य और सेवाओं के मूल्य को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे घटाकर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है? तो विदेशों से प्राप्त आय को इसमें घटा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन किस अर्थव्यवस्था के आयाम को दर्शाता है? वृद्धि दर को दर्शाता है। ठीक है, अगर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है तो ये वृद्धि दर को दिखा रहा है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो हमारे यहाँ लेखा वर्ष इसी को कहते हैं, इसी को वित्तीय वर्ष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय आय का आकलन इसी आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है मौद्रिक राष्ट्रीय आय से वास्तविक राष्ट्रीय आय की ओर जाने के लिए क्या किया जाता है? याद रखिएगा, उसे कहते हैं जीएनपी अपस्फीति कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण कुजनेट्स वक्र। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र भी होता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? तो यह पर्यावरणीय गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को दिखाता है। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यह देख लीजिएगा, आप ये मैप भी देख सकते हैं। ये होता क्या है, बहुत सिंपल समझिएगा। जब आर्थिक विकास होगा तो पेड़ कटेंगे, सड़क बनेगा तब भी पेड़ कटेंगे। तो पेड़ अगर कट रहे हैं, जंगल कटेंगे आर्थिक विकास के होते समय। अगर मान लिया आर्थिक विकास के लिए हमें संसाधन खोजना होगा तो जंगल में हम कोयला खोजेंगे, तो आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा, ऊर्जा होना चाहिए। तो जब आर्थिक विकास हम करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है। तो पर्यावरण को नुकसान जब होता है तो आर्थिक विकास होगा और पर्यावरण को नुकसान होता है, तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध हो गया। लेकिन अगर हम सतत विकास की प्रक्रिया को अपना लेते हैं और हम जो है आर्थिक विकास करते हैं और साथ साथ में पेड़ पौधों को लगाते रहते हैं और लगातार हम वनीकरण को बढ़ावा देते रहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं सतत विकास। तो पर्यावरणीय गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को कौन दर्शाता है? पर्यावरण कुजनेट्स वक्र दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आर्थिक विकास होगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वन लगा लेता है, पर्यावरण को नुकसान होने से बचा लेता है। तो ये आर्थिक विकास भी होता रहता है और पर्यावरण गुणवत्ता भी बनी रहती है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 से। तो आर्थिक नियोजन को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, और ये इसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किसका विषय है, पूछा जा सकता है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक नियोजन में जन योजना का प्रारूप किसने दिया था? तो M.N. राय ने दिया था 1945 में, इन्होंने जन योजना दिया था। तो छोटी छोटी योजनाएं आज़ादी के समय किसने दिया था, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है वो आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, ये बात याद रखिएगा। इसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक M. विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखी थी, ये भी याद रखना। तो ये पुस्तक किसने लिखा है, ये पुस्तक भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कब लिखा है ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था गांधीवादी योजना 1944 में। तो इसी एक लाइन से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला, कब, कौन सी योजना, किसने किया। ठीक है, तो हमें इस बेस पर तैयारी करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, दामोदर नदी घाटी बांध दामोदर नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में। याद कैसे करना है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? कृषि और सिंचाई।
तो अगर हम कृषि को उत्पादन को बढ़ाएंगे तो सिंचाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने बड़े बड़े डैम बनाया नदियों पर कि जिससे सिंचाई कर सकें। तो सिंचाई और कृषि दोनों को साथ रखना था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका योजना अवकाश, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश। योजना अवकाश कब था? तो 1966-69 थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेकर 78 तक थी। तो 78 में समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और जनता पार्टी सरकार बनी। तो जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 साल में ही समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अनवरत योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान की अवधि कहते हैं, ये क्या थी? तो ये कब थी? तो ये 1978 से 80। तो ये किसने शुरू किया था? तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार ने इसको शुरू किया था। ये बात याद रखना, जनता पार्टी की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा मानव संसाधन विकास के रूप में भी जाना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी आया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो मानव संसाधन का विकास करना था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा उदारीकरण था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति के पर्यावरणीय घोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया था? तो ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना सिंपल ये कहा गया था कि आर्थिक विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण, खास करके सतत विकास को भी अपनाना पड़ेगा। इसी के बारे में वो बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये बात याद रखना। और पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की उम्मीद किन कार्यों में की गई थी? निर्माण कार्यों में की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 2007 से 12 के बीच में। तो समावेशी विकास, इसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा समावेशी विकास क्या होता है? सबको समावेश कर लेना। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसमें हम एसटी एससी महिलाओं को रखते हैं, विकलांगों को रखते हैं, दिव्यांगों को रखते हैं, हम ट्रांसजेंडर को रखते हैं, वो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, तो उनको भी समावेश कर लेना, इसी को कहते हैं समावेशी विकास। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था, ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी पहले देख लीजिए। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। दूसरा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। तो नीति आयोग का यही फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट है, नीति आयोग में किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो सहकारी संघवाद को। तो सहकारी संघवाद जानते किसे कहते हैं? जहां केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय होता है तो उसे हम सहकारी संघवाद कहते हैं। तो नीति आयोग में दोनों को महत्व दिया गया है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन है? नीति आयोग है। जो भारत में सतत विकास के लक्ष्य होते हैं उसको कौन देखता है? नोडल एजेंसी उसे कहते हैं जो उसकी देखरेख करते हैं। तो नीति आयोग। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दिखने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये बात याद रखना। भारत जैसे अल्प विकसित देश में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।
भारत जैसे देश में ये होता क्या है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी ये होती है कि जो हमारा सामाजिक संरचना है वही स्ट्रांग नहीं है, उनको ही रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो कैसे रोजगार दूसरे को दे पाएंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, खासकर अल्प विकसित देशों में। भारत में प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में एक ही समय में सबको काम मिलता है, बाकी कुछ समय को काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बेरोजगारी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF ग्रुप अलग है, उसका भी लिंक रहेगा, और टेस्ट डेली होता है उसका भी लिंक रहेगा, तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो विकसित देशों में कैसी बेरोजगारी होती है? चक्रीय बेरोजगारी होती है। जब वहाँ मंदी आ जाती है तो क्या करते हैं, लोगों को निकाल दिया जाता है, और जब मंदी खत्म हो जाती है लोगों को फिर कंपनी भर लेते हैं। तो इसे हम एक चक्र चलता रहता है, तो इसलिए उसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत है? मंदी। अगर देश में कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये मंदी की ओर संकेत है, ये भी याद रखना। और ऐसे काम विकसित देशों में ज़्यादा होते हैं। वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में पाई जाती है उसे मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं, याद रखना। एक मौसम में लोगों को काम मिल जाता है, धान के रुपाई काम मिल गया, अब बरसात शुरू हो गया तो लोगों को काम नहीं मिलता है, तो एक मौसम में काम मिलता है, मौसम बदल गया, काम खत्म हो गया, तो ऐसे बेरोजगारी क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। आय की असमानता हमारे जैसे देशों में पाई जाती है, ये गरीबी का मुख्य कारण माना जाता है। मांग और पूर्ति में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, ये भी याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, या फिर आपूर्ति ज़्यादा है और जो है डिमांड कम है, तो वहाँ पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, याद रखना। कुशल और अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक को होते हैं जो स्किल होते हैं, अकुशल जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे मजदूर हो गए, को बिना कार्य के ही रहना पड़े तो उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। चाहे वो स्किल हो और चाहे अनस्किल हो, इनको अगर काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो इन्हें हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। और याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग प्रेशर होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, इसे हम UNDP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यह भी याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, इसका एक वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें बिहार भी शामिल रहेगा, विश्व और भारत भी। नेक्स्ट है, किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मापदंड मानने से परहेज करना चाहिए? मना किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति ने। इन्होंने कहा कि कैलोरी को पैमाना मत मानो, क्योंकि कैलोरी अगर पैमाना मानोगे तो गरीबी दूर कभी नहीं होगी। क्यों? आपको सबको पता होगा कि 2100 कैलोरी शहरों में और 2400 कैलोरी गाँव में मिलना चाहिए। लेकिन एक बार बताओ हमें कि अगर कैलोरी पैमाना हम गरीबी का मान लें तो हम 20 रुपये का चॉकलेट खा लेते हैं, तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। हमें 2700 कैलोरी उसमें हमें चॉकलेट में मिल गया एनर्जी। तो अगर कैलोरी को पैमाना मानेंगे तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति का यही कहना था कि हम कैलोरी के आधार पर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, और हमें बेसिक उनको देना है, उनका हमें बेस मजबूत करना है जिससे वो गरीबी दूर हो। घर देना है, रोजगार देना है, नौकरी देना है, ये सब काम करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे और कब किया गया? तो 2400-2100 कैलोरी पर दिन कब किया गया? तो ये 1969 में किया गया था। ये भी याद रखना, ये कैलोरी वाला पैमाना कब लागू किया गया था, ठीक है। और शहरों और गाँव में अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि लोग शहरों में ज़्यादा काम करते हैं, वो गाँव में ज़्यादा काम करते हैं, तो गाँव में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा जरूरी है, जबकि शहरों में कम काम करते हैं वहाँ, तो वहाँ कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प रोजगार या
अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में। लोगों को दिखाई नहीं देगा कि वो बेरोजगार हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं क्यों? क्योंकि एक ही छोटे से खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें वो उसे हम क्या कहेंगे? अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि के बाद कौन सा क्षेत्र रोजगार में सर्वाधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र, लगभग 60%। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है ये विकसित देशों में। तो विकासशील देश, विकसित देश, ये सब हमें जानना है। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध अर्थव्यवस्था के में किस क्षेत्र से होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से होता है, ये भी याद रखना। कृषि क्षेत्र, जो कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इसी सब में हमें जो है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है। मुद्रास्फीति से कौन सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है? ऋणी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जो ऋणी है, जो ऋण लेता है बैंक से, उसको सबसे अधिक फायदा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और मुद्रा के मूल्य गिर जाते हैं। मुद्रा का मूल्य का गिरना मतलब ये होता है, अगर आप सभी लोगों को अगर एक एक बोरा रुपया मिल जाए, एक एक बोरा रुपया आपको पैसा दे दिया जाए, तो आपके सामने मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत तेजी से खरीदारी शुरू कर देंगे और खरीदारी करेंगे तो मार्केट सारा पैसा गायब हो जाएगा, वो सामान गायब हो जाएगा। उत्पादन तो अपनी स्पीड से होता है ना, तो ऐसी स्थिति में इसी क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। बहुत सिंपल सा समझ लेना है। फिलिप्स वक्र का तात्पर्य किससे होता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को बताता है। कौन? फिलिप्स वक्र। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा की पूर्ति पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष प्रथम कार्यकारी समूह गठित किया था? 1961 में किया था, ये भी याद रखना। भारत में किस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा निर्गमन या मुद्रा जिसे इशू कहते हैं उसे मुद्रा निर्गमन कहते हैं संभव होता है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पैसा रख दिया जाता है और उसी आधार पर पैसे की छपाई लगातार होती रहती है। तो हमारे यहाँ नोटों के जो निर्गमन होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं एक तरह से नोटों की जो छपाई होती है, मनी जो इशू होता है, तो ये न्यूनतम आरक्षित अनुपात के आधार पर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान मुद्रा के प्रचलन को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोदी जी ने भी किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुद्रा का जो वैल्यू होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक मुद्रा जो वर्तमान में चले, अगर उसको हटा के दूसरी मुद्रा को चालू किया जाता है तो उसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ये सबको पता होगा, ये बहुत चर्चा का विषय भी रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 2000 के नोट शुरू किए गए थे और 1500 के नोट समाप्त किए गए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। ठीक है, ये भी याद रखना। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत की मुद्रा प्रणाली रुपया आना पाई का दशमलवकरण कब हुआ था? 1957 में किया गया था। हमारे यहाँ मुद्रा प्रणाली का दशमलवकरण कर दिया गया था, ये बात याद रखना। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहते हैं। यही मैंने आपको ऊपर समझाया है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेहरू महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम याद रखना महालनोबिस नेहरू मॉडल के नाम से जानते हैं। भारत में योजनाओं की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। इस योजना के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस थे, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला क्रमशः रूस, ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से स्थापित इस्पात संयंत्रों की स्थापना कब की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विषय था उद्योग। तो भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? रूस के, दुर्गापुर ब्रिटेन के और राउरकेला जर्मनी के। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशीलता की स्थिति तक पहुंचाना था? तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना
आज सफल सिद्ध हुई, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और उस समय सूखा पड़ गया, तो इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने सपने जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, यह भी याद रखना। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ये बात याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ये 1944 में प्रस्तुत की गई थी, याद रखना। बॉम्बे योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ये है प्रोफेसर राजकृष्ण हैं, जो हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे आज हम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको मिल गया है। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, रिवीजन पे फोकस करिएगा, और आप जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो आप वीडियो लगा के रख दीजिए, सुनते रहिए, काम करते रहिए अपना। ठीक है। तो टाइम बर्बाद मत करिए और रिवीजन पे खूब फोकस करिए, और सिलेक्शन 100% आपका होगा। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूरा सहयोग आपके साथ हमारा लगा रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, हमारा कंटिन्यू काम यही है, आप लोगों की मदद करना। लगातार हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों से इसको सब्सक्राइब कराइए। जितना ये सब्सक्राइब कराएंगे उतना हमारा दायरा बढ़ेगा, उतना हम जो है और अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।